नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और अल्टीमेटम आ गया है शिव जी। अल्टीमेटम कैसे आ गया? आपको विशाखापट्टनम की 3 दिवसीय बैठक में शामिल होना था। जो लिस्ट आप पिछले 7 साढ़े 7 महीने से लटकाए हुए थे, विशाखापट्टनम जाने से पहले आपने उसको रिलीज कर दिया। अब उस रिलीज में क्या है? उसमें कई नामों पर संघ को ऐतराज है। एक नए नए शामिल हुए नई टीम में तुरंत गाजियाबाद के एक हॉस्पिटल के मालिक को लेकर पहुंच गए एक महासचिव के पास। हुजूर आला इनको टिकट दे दीजिएगा। अब गाजियाबाद से सिटिंग एमएलए संजीव शर्मा, साहिबाबाद से सिटिंग एमएलए सुनील शर्मा जो कि मंत्री है। अब गाजियाबाद से अमित शाह के जो लाडले उनके पीए रहे हुए थे अंकुर शर्मा, वो भी लड़ना चाहते हैं। और हमारे मीडिया के बड़े अच्छे करीबी मित्र यतेंद्र शर्मा हाथरस भी है और गाजियाबाद साहिबाबाद भी उनके अल्टरनेटिव में है। ये एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। संघ कह रहा है कि भैया आपको सोशल मीडिया बदलना था, आपको मीडिया बदलना था, अनिल बलूनी आपने कंटिन्यू कर ही दिया, तो फिर बचा क्या? तो एक नया पदाधिकारी, जो पदाधिकारी बनते ही सेटिंग गेटिंग में लग गया, अनिल बलूनी, जो कि पिछले 1 दशक से ज्यादा लंबे समय से बने हुए हैं अमित शाह की टीम में, जेपी नड्डा की टीम में, अब नितिन नवीन की टीम में भी। इसी के साथ कई अन्य पदाधिकारियों के बने रहने को लेकर, उनके टीम में शामिल होने को लेकर संघ को कड़ा ऐतराज है। और एक तरफ और बता दूं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो भी अनिल बलूनी के खिलाफ बड़ा गजब टाइप का कैंपेन छेड़े हुए हैं शिव जी, बड़ा गजब टाइप का अभियान छेड़े हुए हैं। बड़ा सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। लेकिन इस बीच खबर क्या आई कि आपने टीम अनाउंस कर दी, ठीक है, लेकिन हमने कुछ कहा था आपसे। हमने कहा था कि इस व्यक्ति को यहां पर शामिल करना है, आपने नहीं किया। उसने कहा नहीं, ये कहा गया कि हम विचार विमर्श कर रहे हैं। संघ ने सीधे कह दिया कि अब विचार विमर्श मत करिए, 1+1। अब आपको सिर्फ एक को नहीं, इन दोनों को शामिल करना है। और अब एक अनार 100 बीमार वाली हालत हो गई है। बड़ी दिलचस्प हालत हो गई है। अभी तो संसदीय बोर्ड की लिस्ट नहीं आई है, चुनाव समिति की लिस्ट नहीं आई है, प्रवक्ताओं की लिस्ट नहीं आई है जिनको अनिल बलूनी को लीड करना है। तो एक बड़ा बवाल, एक बड़ा हंगामा, संघ का अल्टीमेटम, 48 घंटे के अंदर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य पर फैसला होना है शिव जी। एक बड़ी स्टोरी हम लेकर आए हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे? योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए जाएंगे या नहीं बुलाए जाएंगे? योगी आदित्यनाथ दिल्ली लाए जाएंगे या नहीं लाए जाएंगे? और अगर योगी आदित्यनाथ दिल्ली बुलाए जाएंगे, लाए जाएंगे, आएंगे, तो वो किस सूरत में आएंगे? या बैलेंस ऑफ पावर होगा, यानी तराजू के एक पलड़े पर योगी आदित्यनाथ को रख दिया जाएगा और तराजू के दूसरे पलड़े पर एक और मुख्यमंत्री को रख दिया जाएगा, या फिर गोल मट्ठा कर दिया जाएगा कि एक मेरा ले लो, एक तुम्हारा ले लो, एक तुम्हारा ले लेते हैं, और 3-4 मुख्यमंत्री नजर आएंगे। अगले 48 घंटों में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा ऐलान होने जा रहा है शिव जी। वो बड़ी खबर लेकर हम आए हैं, दर्शकों के सामने तमाम तथ्यों को एक एक करके रखेंगे, लेकिन उस हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। संघ और बीजेपी में ठन गई। संघ माने भागवत और बीजेपी माने मोदी। बीजेपी तो अब कुछ है ही नहीं, मोदी ऐसा। तो इस समय भागवत और मोदी में भयंकर ठनी हुई है और इसका जीता जागता उदाहरण सामने आ गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चाह रहे हैं उनके सबसे खासम खास कहे जाने वाले हाउ को, यानी देवेंद्र फडणवीस को, संसदीय बोर्ड में सम्मिलित किया जाए। वो कह रहे हैं नागपुर का आपने हिस्सा खत्म कर दिया, गडकरी को निकाल दिया गया है संसदीय बोर्ड से, तो उस हिस्से को भरने के लिए आपको देवेंद्र फडणवीस को लेना पड़ेगा। भागवत की जिद है। और बीजेपी में अमित शाह की जिद यह है कि देवेंद्र फडणवीस अगर संसदीय समिति में आते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में आते हैं, तो मेरा तो खेल बिगड़ गया, मेरा खेल खत्म हो गया। आरएसएस यही तो चाह रही है। और मैं फिर आज आपको एक बड़ी खबर बता देता हूं। हालांकि हम और संतोष जी बताते जरूर रहते हैं, जो खबर आज हम कर रहे हैं ये 3 महीने पहले भी कर चुके हैं। तो इस खबर में आज हम आपको बता देते हैं कि इस देश में कभी प्रधानमंत्री अमित शाह नहीं बनेंगे। बड़े ध्यान से सुन लें दर्शक, इस देश में अमित शाह कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी भी गृह मंत्री के गृह मंत्री रह गए, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इस देश में मतलब
सभी कुछ हो जाए खराब तब भले अमित शाह प्रधानमंत्री बन पाए। अब इतनी बात पर अमित शाह डायरेक्ट तो नहीं चाहेंगे, तो फिर यह सुझाया गया कि इस देश के 4 मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, हिमंता विश्व शर्मा और शुभेंदु अधिकारी, इन चारों को बना दिया जाए। अब 2 इसमें अमित शाह के लाडले हैं। मामला यहां फंस गया। 1980 में जब भाजपा का निर्माण हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कोई भी स्वयंसेवक ही मुख्य पदों पर पहुंचेगा, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो बन ही गए हैं। तो फिर कहा गया कि शुभेंदु अधिकारी से पहले भजनलाल शर्मा बने, शुभेंदु अधिकारी से पहले मोहन यादव बने, जो एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आता है और एक आरएसएस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आता है। वहां लोगों ने कहा कि भजनलाल शर्मा तो 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, तो फिर आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या लेना देना। मोहन यादव की शिवराज चौहान ने लाइन काट दी है। तो ऐसे में यह उठापटक अब बढ़ती चली जा रही है। अगर देवेंद्र फडणवीस आ जाते हैं कार्य समिति में, पार्लियामेंट्री बोर्ड में, तो फिर आप समझ लीजिए कि मोदी युग का अवसान हो गया। शिवजी, और अगर चारों मुख्यमंत्री आते हैं तो फिर आप समझो कि भागवत युग का अवसान हो गया। आरएसएस को जल्द एक नया, वो कौन से पंडित बताए जाते हैं, नहीं अब इसको इस तरह से भी देखिए शिवजी, आपने जिक्र किया अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी का। अटल बिहारी वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी का गठन कर रहे थे, जनता पार्टी से अलग होकर, बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हुई थी कि उनको हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ जाना चाहिए, समाजवाद की तरफ जाना चाहिए, तो गांधीवादी थॉट को उन्होंने चुना था। ये बहुत कम लोगों को पता होगा कि गांधीवादी समाजवादी विचारधारा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, और उसी भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि यार इससे तो सत्ता नहीं मिलनी है, तो अटल किनारे, गांधीवादी किनारे, लाल कृष्ण आडवाणी आगे और सामने राम मंदिर। और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में क्या हुआ वो तो इनके हमारी बात ही है। बीजेपी का सिद्धांत एक व्यक्ति एक पद तोड़ दिया इन्होंने। बीजेपी का सिद्धांत कि पार्टी के स्वयंसेवक ही होंगे जो प्रमुख पदों पर पहुंचेंगे, तोड़ दिया इन्होंने। बीजेपी का संविधान 3 साल तक के लिए अध्यक्ष चुना जाएगा, नड्डा 6 साल तक काम किए हैं, इसलिए संविधान की इनको परवाह नहीं है। जो दल अपनी ही पार्टी के संविधान की परवाह नहीं करता है तो देश के संविधान की क्या करेगा। लेकिन अब देखिए, संघ इस बार चौकस था। चौकस कैसे था? संघ से पिछली बार एक गलती हो गई थी शिव जी। क्या गलती हो गई थी कि लोकसभा चुनाव से काफी पहले उन्होंने नितिन गडकरी को देश की राजनीति में भेज दिया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। नितिन गडकरी को ही दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भाजपा के संविधान में संशोधन करवा दिया। अचानक टीवी चैनलों पर पूर्ति घोटाले के मामले चलने लग गए, गडकरी को विदा हो जाना पड़ा और प्रधानमंत्री पद की रेस में गडकरी साहब पिछड़ते चले गए। कुछ तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए जो उनको बाद में पता लगा। कुछ उनके इर्द गिर्द के लोग इतने ढीले ढाले हैं कि पूछिए मत, और कुछ नितिन गडकरी की खुद की गलती, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों से पिछड़ते चले गए। हालत ये हो गई कि जेपी नड्डा साहब ने पार्टी की परंपराओं को ताक पर रखे संसदीय बोर्ड से भी नितिन गडकरी की छुट्टी कर दी, जबकि परंपरा ये थी कि पार्टी के सभी जीवित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के मेंबर होते हैं। तो नड्डा साहब ने गडकरी साहब को निकाल दिया था। अब संघ उस तरह की गलती नहीं करना चाहता। मुझे याद है हमने शायद 2.5 या 3 महीने पहले एक स्टोरी करी थी, जब मोहन भागवत बैक टू बैक लखनऊ गए थे, और उस समय ये आया था कि योगी आदित्यनाथ को संघ ने कहा है कि आप संसदीय बोर्ड का मेंबर बनिए और बड़े फलक पर आने की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि संघ के लिए देवेंद्र फडणवीस बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। उनको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को अगर आपने अभी दिल्ली भेज दिया तो फिर ये सब मिलकर उनका कूड़ा कबारा करके रख देंगे। इसलिए संघ 2029 तक वेट करना चाह रहा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ को आगे किया। अब बीजेपी ने पूरी टीम का ऐलान तो कर दिया, लेकिन प्रवक्ताओं की लिस्ट रोक दी, संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की लिस्ट रोक दी। योगी आदित्यनाथ पे कई तरह के किंतु परंतु लगा दिए गए। उसके बाद ये कहा गया, अब ये देखिए मैं बताता हूं कद कैसे बढ़ता है। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड के जब सदस्य बने तो उनका कद बढ़ गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्य बने तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन गए। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज भी उनको नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता बनाने में लग गए थे। अब संघ जो कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाओ, उसमें सीधे सीधे अमित शाह ने कह दिया कि देखिए पहले वाली बात नहीं है,
अब ये वाली बात है, अगर हम किसी एक मुख्यमंत्री को बनाएंगे तो ये बाकी मुख्यमंत्रियों से अन्याय होगा, तो हम एक और मुख्यमंत्री इसमें ले लेते हैं। तो उसमें हुआ कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लिया जाए। अब संघ गुजराती लॉबी के इस चाल को समझ गया। मोहन भागवत साहब गुजराती लॉबी के इस चाल को समझ गए। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ज्यादा ही लेने हैं तो भैया एक यूपी का ले लो, एक योगी आदित्यनाथ, एक आपने कह ही दिया कि असम के शुभेंदु अधिकारी है, और एक पश्चिम से भी ले लो, महाराष्ट्र के जो है वो देवेंद्र फडणवीस ले लो। अब देखिए कैसे ये सब एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। ये संसदीय बोर्ड है कि मुख्यमंत्रियों का संसदीय बोर्ड बनेगा, ये कैसे बनेगा ये भी बता देता हूं मैं। फिर ये कहा कि नहीं, फिर हमें एक और ले लेते हैं, चौथा, वो हम ले लेते हैं शुभेंदु अधिकारी को। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, शुभेंदु अधिकारी मूलतः भाजपाई नहीं है, हेमंता बिस्वा शर्मा मूलतः भाजपाई नहीं है। सरकार में तो बाहर से आने वाले लोग शामिल हो ही गए हैं, संगठन में इस बार बाहर से आने वाले लोगों को तवज्जो दी गई है। क्या संसदीय बोर्ड में भी बाहर से आने वाले लोगों को तवज्जो दी जाएगी? और अगर चार चार मुख्यमंत्री इसमें शामिल किए जाएंगे तो फिर आप ऊपर से नीचे आते जाइए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब का बेचारे का क्या कसूर है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्या कसूर है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का क्या कसूर है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का क्या कसूर है? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का क्या कसूर है? और फिर इस संसदीय बोर्ड का मैं पूरी संरचना है आपको बता देता हूं। 11 सदस्य होते हैं और एक सचिव होते हैं। सचिव जो होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव होते हैं। तो 11+1, तो इस 11+1 में देख लीजिए, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो शामिल होंगे क्योंकि संगठन के मुखिया है। दूसरे नरेंद्र मोदी शामिल होंगे क्योंकि वो सरकार के मुखिया है। तीसरे अमित शाह शामिल होंगे क्योंकि उनको कोई बाहर नहीं कर सकता है। और चौथे सचिव के तौर पर बीएल संतोष शामिल होंगे। तो 11+1 12 में से 4 सदस्य तो यही हो गए। एक आप मान लीजिए कि राजनाथ को आप बाहर करोगे कि नहीं करोगे, या जेपी नड्डा को बाहर करोगे या नहीं करोगे। अगर इन दोनों को भी शामिल कर दिया जाता है तो हो जाते हैं 6। उसके बाद एक आपको महिला चुनना है, महिला एक आपको रखना ही रखना है। एक महिला नेत्री लेकर आ जाते तो हो जाते हैं 7। उसके बाद बचते हैं 12, और 12 में से सिर्फ 4 मुख्यमंत्री को ले लोगे तो बाकी कहां जाएंगे? बाकी कास्ट के लोग कहां जाएंगे? क्योंकि जातियों का भी समीकरण यहां पर बनाना है। और कर्नाटक मैं अभी बता देता हूं, चूंकि इसमें नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, शामिल रहेंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, शामिल रहेंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, राजनाथ को हटा पाना बहुत आसान नहीं है, हालांकि 75 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुके हैं पिछले महीने। अमित शाह बिल्कुल नहीं हटेंगे। अब जेपी नड्डा रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो एक बड़ी बात है। लेकिन अगर आप कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को हटाओगे तो उसकी जगह पे दक्षिण भारत के किसी व्यक्ति को तो शामिल करोगे शिव जी। आप इस संसदीय बोर्ड में दक्षिण भारत को आपको तवज्जो देनी होगी। सर्बानंद सोनोवाल, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा आएंगे तो सर्बानंद सोनोवाल हट जाएंगे। के लक्ष्मण भी हटेंगे क्योंकि फिर ज्यादा जगह बनती नहीं है। इकबाल सिंह लालपुरा अगर आप हटाओगे तो क्या कोई सिख चेहरा आएगा कि नहीं आएगा? सुधा यादव के बेटे जो है वो मीडिया के सह संयोजक बन चुके हैं, तो सुधा यादव की विदाई तो होनी होनी है। सत्यनारायण जटिया हटेंगे, तो फिर आपके पास 4-5 जगह बचती है, और वो चारों 5 जगह आप मुख्यमंत्रियों से ही भर दोगे तो फिर ये मतलब संसदीय अरुण बोर्ड हो यादव, मतलब अरुण यादव सुधा यादव के बेटे हैं। दर्शकों तक बात जानी चाहिए। हाँ, एक मिनट रुकिए। मैं, हाँ, सुधा यादव के बेटे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से उनका जो करियर है वो शुरू हुआ था, और अभी वो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय मीडिया टीम है उसके जो है वो सह संयोजक बनाए गए हैं। यानी वो अनिल बलूनी की टीम में बनाए गए हैं, तो वो सह संयोजक है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें से अगर माता जी का चयन हुआ है तो बेटे का चयन हुआ है तो माता जी को यहाँ से विदा तो होना पड़ेगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस बार नीरज सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए हैं उत्तर प्रदेश में, तो अब राजनाथ का भी मंत्रालय से विदाई होना तय है? क्योंकि उन्हीं के चक्कर में उनके बेटे बड़े पंकज सिंह मंत्री नहीं बन पा रहे हैं पिछले कई वर्षों से। नहीं, वो सिद्धार्थ यादव है शिव जी, सुधा यादव के बेटे सिद्धार्थ यादव है जो सह संयोजक बने हैं मीडिया टीम के। अच्छा अच्छा, सिद्धार्थ यादव। सिद्धार्थ यादव है। और लेकिन मैं एक बात कहूं, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी मीडिया संभालते थे, और इनके बारे में वैसे मैं नेताओं की बहुत तारीफ बहुत कम करता हूं। हिंदी अंग्रेजी पर पकड़ अच्छी है, मीडिया के साथ कैसे संबंध रखने हैं उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ है। और ये सिद्धार्थ यादव सरदर्द बनेंगे आने वाले दिनों में अनिल बलूनी के लिए, क्योंकि जब कामकाज के पैमाने पर आप तौलोगे ना, कामकाज के पैमाने पर तौलोगे ना, तो ये उनसे 20 बैठेंगे। हालांकि एक और कलाकार है उसमें, प्रदीप भंडारी, आपको पता है उछल कूद करने वाले पत्रकार हैं, वो पत्रकारिता जगत से गए हुए हैं। अब अगली बात राजनाथ सिंह की, जहां तक आपने बात पूछी, राजनाथ सिंह को आप समझ लीजिए कि अब उनके छोटे बेटे भी आ गए हैं।
तो राजनाथ सिंह को तो जाना होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि उनको शायद राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो तो 2027 में आएगा, लेकिन राजनाथ सिंह के लिए बहुत अच्छे दिन नहीं है। लेकिन फायदा सिर्फ इतना हुआ है कि मोदी साहब संकट में फंसे हुए हैं। तो जब मोदी साहब संकट में फंसे हुए हैं, तो ऐसे हालात में क्या वो राजनाथ सिंह को किनारे लगा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और राजनाथ सिंह को किस्मत का धनी माना जाता है। जब जब दो नेता को आप मान लीजिए शिव जी, जो माना जाता है, एक तो स्मृति ईरानी को मान लीजिए कि जब जब आपको लगता है कि स्मृति ईरानी राजनीति से खारिज हो गई हैं या विदा हो गई हैं या राजनीति खत्म हो गई है, तो वो बाउंस बैक करती है। नहीं तो किसने सोचा होगा शिव जी, गुजरात में गोधरा के दंगे के बाद नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग करते हुए अनशन पर बैठने वाली स्मृति ईरानी मोदी मंत्रिमंडल में ही कैबिनेट मंत्री बने। कोई सोच सकता था? वो मोदी को हटाने के लिए अनशन पे बैठी थी गुजरात में, वो गुजरात के दंगे के बाद, लेकिन वो बाउंस बैक करती है। राजनाथ सिंह भी ऐसी किस्मत के धनी है। हालांकि एक बीजेपी के एक बड़े नेता कहते हैं मुझसे कि राजनाथ सिंह में एक बड़ी गजब की क्वालिटी है। इसको व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। राजनाथ सिंह जहां जहां से ऊपर उठते चले जाते हैं ना, वहां वहां से पार्टी को खत्म करते चले जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री बने, ऐसे मुख्यमंत्री बने शिव जी की वो 13 सालों तक फिर बीजेपी सत्ता में ही नहीं आई। झारखंड के प्रभारी बनाए गए, ऐसे प्रभारी बने कि जो अपनी सरकार थी उसकी विदाई करवा दी। लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया कि ये मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीजेपी की जबरदस्त करारी हार हुई। वो तो बाद में मोदी जी के टेन्योर में थोड़ा बहुत हो गया, तो मोदी जी जिता के लिया है। हालांकि इसमें राजनाथ सिंह से ज्यादा नरेंद्र मोदी की कृपा है। लेकिन अगले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये देखना होगा कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही संसदीय बोर्ड के सदस्य बनते हैं या इस संसदीय बोर्ड को मुख्यमंत्रियों का संसदीय बोर्ड बना दिया जाता है। इंतजार करेंगे और फिर ये देखना है कि ये जो रार ठनी है, रार नहीं ठानेंगे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता क्या मोहन भागवत साकार करेंगे। और अगर ये रार आगे बढ़ी तो ये रार तय कर देगी कि रहेगा कौन, मोहन भागवत या फिर नरेंद्र मोदी। ये बड़ी स्टोरी है और इसको दर्शकों को समझना भी चाहिए। बीजेपी इस समय मोदी की मुट्ठी में बंद थी। मुट्ठी से रेत की तरह बीजेपी फिसलती चली जा रही है। छात्र आंदोलन के बाद आरक्षण आंदोलन, और इस दोनों आंदोलन के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि बीजेपी का कोर वोटर था वो इस समय पूरी ताकत से भड़का हुआ है कि बीजेपी ने हमारे कहने से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया, यूजीसी पर बच्चों के कहने से इस्तीफा लिया है, लिहाजा हमें केवल वोट देने की मशीन समझा गया है। हमारी बात की कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। और इस वैल्यू पर मोहर लगाई एक अनिल मिश्रा हैं, ग्वालियर बार एसोसिएशन के, ग्वालियर हाईकोर्ट के वहां ग्वालियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बड़े आज अपशब्दों में प्रधानमंत्री मोदी को लताड़ा है। वो वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैं किसी को ना लताड़ने का काम करता हूं ना उसकी तारीफ का काम करता हूं। इतना जरूर करता हूं कि जब आपके खिलाफ हवाएं होती हैं तो आपका दीपक कब बुझेगा ये पता नहीं होता है। इस समय जो हवाएं चल रही हैं वो बीजेपी के विपरीत चल रही हैं। इन हवाओं से क्या बीजेपी का दिया बुझता चला जाएगा, ये सवाल भी एक बड़ा है जो दर्शकों को समझना चाहिए। चीनी 70 पार थी, कई दुकानदारों ने तो बेचने से मनाही कर दी है, लेकिन शाम तक उम्मीद की जा रही है 5 रुपया चीनी पर गिर जाएंगी। लेकिन वो तस्वीर भी याद आती है जिसमें स्मृति ईरानी कह रही हैं कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपया किलो शक्कर पाओ। तो वो 13 रुपया किलो वाली शक्कर भाजपा के अंधभक्तों को तो मिल रही है, लेकिन जो असली राष्ट्रभक्त हिंदू है उसे चीनी 70 रुपया किलो परचेज करनी पड़ रही है। क्योंकि अंधभक्त तो कह चुके हैं कि डीजल हम 500 रुपया का ले लेंगे, क्योंकि उन पर कोई डीजल का संसाधन ही नहीं है, तो वो 1000 का कर दो। ये अंधभक्त बड़े होशियार है। पेट्रोल की गाड़ी नहीं है, डीजल की गाड़ी है नहीं, रिक्शे में चलते हैं, 5 किलो राशन पाते हैं, प्रभु का गुण गाते हैं। पढ़ाई के स्कूल बंद कर दिए हैं तो पढ़ने का कोई मकसद बचा नहीं, 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया है। तब आरक्षण पर बात उठी है, जब स्कूल बंद हो गए तब आरक्षण की चर्चा तेज हुई। तो अब देखते हैं ये जो कल सवर्ण लठियाए गए हैं, जिनके हाथ पांव तोड़े गए हैं, ये अपना रुख क्या अपनाते हैं, या आज रात तक प्रधानमंत्री जी एक रील बनाकर कहते हैं कि ये जो गालियां हैं
इन्हें भी देने वालों को हम माफ करते हैं, क्योंकि इन्होंने भी गालियां उससे ज्यादा दे दी हैं जो पिछली बार मिली थी। तो क्या इन गालियों पर शिव वीडियो जी, रात तक शिव जी, आएगा? बस एक लाइन, आपने जो ये बातें कही, देखिए, इस देश के इतिहास में देखिए, राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं तो लोकमत और जनमत में एक फर्क होता है। नेता नेता होते हैं। हमेशा मेरा मानना है कि भारत 200 सालों से भी ज्यादा लंबे समय तक गुलाम क्यों रहा? क्योंकि जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो हमारे यहाँ जो नवाब थे, जो राजा थे, जो शहंशाह थे, वो नृत्य देखने में व्यस्त थे, वो मकबरे बनाने में व्यस्त थे, वो शाह खर्ची और विलासिता में व्यस्त थे, वो आपस में लड़ने में व्यस्त थे। आज दुनिया बदल रही है, बदलाव के मुहाने पे खड़ी है, और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो हिंदू एकता के नाम पे प्रधानमंत्री बना है, वो कहता है कि मैं ओबीसी। जातियों में खंड खंड बांट के कम से कम आप इस देश को एकजुट नहीं कर सकते हैं। 8.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी केंद्र में खाली पड़ी हुई है। आपने ठेके पे जो कर्मचारियों की व्यवस्था है, आप किसी भी मंत्रालय चले जाइए, मैं तो जाता हूं, बड़े बड़े मंत्रालयों में ठेके पे काम हो रहा है। युवा युवतियों को ठेके पे काम दे रहे हैं। परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दे सकते आप? क्यों परमानेंट नौकरी आप नहीं निकाल पा रहे? जब जगह खाली है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? रेलवे का बुरा हाल बनाकर रख दिया है। रेलवे में इतनी ज्यादा वैकेंसी है, वहां स्टाफ नहीं है, भयानक बुरी हालत रेलवे की बना दी है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, वो आजकल दूसरे कामों पे ज्यादा लगे हुए हैं। ये हालत हो रही है। राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, और अब सवाल देश के बारे में सोचने का आ गया है। चीनी हो, एथेनॉल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, ई रिक्शा हो, पूरे देश को ई रिक्शा के कबाड़ से भर दिया है शिव जी। देश के किसी भी शहर में चले जाइए, ट्रैफिक जाम किससे होता है? ई रिक्शा। ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी ये लेकर आए थे, मुझे समझ में नहीं आया। और ये कंपनी किसकी है? अपने दर्शकों से कहूंगा खोजबीन कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा इसके तार भी कहां जाकर जुड़ेंगे। बाकी जनता जनार्दन है, वो कमेंट करके हमें बताए। और योगी जी के बहुत सारे भक्त हैं, वो गरियाने के लिए आ जाते हैं शिव जी हम दोनों को। मैं कहूंगा भैया, हम कौन होते हैं योगी को दिल्ली लाने वाले और हटाने वाले? न शिव कुमार मिश्रा कर सकते हैं, न संतोष पाठक कर सकते हैं। वो तो मोदी, शाह, भागवत और खुद योगी ही तय करेंगे। लेकिन सिर फुटबॉल जारी है। अगर सिर फुटबॉल ना होता तो इतना समय नहीं लगता। लेकिन अगले 48 घंटों में अब लिस्ट आएगी। अल्टीमेटम दे रखा है, अगले 48 घंटों में तो योगी के भाग्य का फैसला करना ही होगा। जी शिव जी। चलिए अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि आपकी क्या राय है। हमें प्रतीक्षा रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।